Hello everyone, we are going to start class 7th NCERT History chapter 8 18th century political formations। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में ना आपको दो मैप्स दिए हुए हैं, एक मैप तो ये रहा और एक मैप ये रहा। तो अगर आप इन्हीं मैप्स को देखोगे तो आप नोट करोगे कि अपने सब कॉन्टिनेंट में ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। हम देखेंगे कि ये जो मुगल एम्पायर है, देखो इसमें कितना बड़ा दिखाया हुआ है। तो लेकिन नीचे देखो मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज कैसे चेंज हो गई है जब छोटे छोटे किंगडम्स एमर्ज हो गई थी। और 1765 में हम नोट करते हैं कि ये देखो इस वाले एरिया में, ईस्ट वाले एरिया में ब्रिटिश ने कैसे काफी ईस्टर्न इंडिया के मेजर चंक्स पर कब्जा कर लिया है। तो देखो ये जो दोनों मैप्स है ना, ये तो अपने को 18 सेंचुरी में जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हुए उसके बारे में बताते हैं। और ये थोड़ी सी टाइम स्पेन में होगी, छोटे टाइम स्पेन में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स की इमरजेंस हुई सब कॉन्टिनेंट में 18 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। रफली ये इमरजेंस ना तब से हुई है जब से औरंगजेब की डेथ हुई, उससे थोड़ा पहले थी। मतलब 1707 से जब तक औरंगजेब की डेथ हुई, लगभग बैटल ऑफ पानीपत में 1761 के तक का केस है ये। तो देखो द क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। तो देखो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि मुगल एम्पायर अपनी हाइट्स, सक्सेस की हाइट्स पर पहुंच गया था और फिर उन्हें काफी 17 सेंचुरी के क्लोजिंग ईयर्स में ना दिक्कतें आने लग गई थी। तो ये काफी फैक्टर से हो रही थी, जैसे एम्पायर एम्परर औरंगजेब जो था उसने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को काफी खत्म कर दिया था, क्योंकि वो दक्कन में काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहा था। और फिर बाद में औरंगजेब की जो सक्सेसर्स थे ना, उनकी जो पकड़ थी ना राज्य पे वो इतनी ज्यादा नहीं थी मुगल एम्पायर पे। और वो और भी ज्यादा मुश्किल होता गया एम्परर्स के लिए, जिसके कारण से ही कम पकड़ होने के कारण मुगल एम्परर्स के लिए मुश्किल होते गए कि वो अपने पावरफुल मनसबदार जो थे ना उनके, उन पर नजर रख सके, उन पर कंट्रोल रख सके। तो नोबल्स क्या करते थे, मुगल नोबल्स क्या करते थे, वो गवर्नर्स अपॉइंट कर लेते थे अपने 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 गवर्नर्स एम्प्लॉय अपॉइंट करते थे। और फिर वो गवर्नर्स रिवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे या फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते थे। रिवेन्यू मतलब दीवानी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फौजदारी, इनको देख लेते थे। तो इन गवर्नर्स के पास काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर होती थी, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर्स होती थी मुगल एम्पायर के काफी रीजन्स में। तो जैसे जैसे अपने अपने पर्टिकुलर प्रोविंसेस में ये गवर्नर्स मजबूत होते गए ना, तो इन्होंने कैपिटल को रिवेन्यू देना थोड़ा कम कर दिया। तो इन्होंने रिवेन्यू देना कम कर दिया, तो देखो पीजेंट्स और जमींदारी रिबेलियंस भी होने लगी। मतलब पीजेंट्स और जमींदार लोगों ने विद्रोह भी किया नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया में काफी जगह से। तो इसके कारण भी और समस्याएं बढ़ी मुगल एम्पायर के लिए। तो इन ये रिवोल्ट्स ना कभी कभी होती थी जो टैक्सेस बढ़ रहे थे उनके लिए, उनके कारण। टैक्सेस बढ़ना लोगों को पसंद नहीं आता, तो कभी कभी रिवोल्ट्स और भी दूसरे तरीके से हो जाती थी। जैसे जो पावरफुल चीफटेन्स हो, वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, तब भी रिवोल्ट्स हो जाती थी। तो मुगल अथॉरिटीज को ना इस तरह के रिबेलियस ग्रुप्स से काफी लड़ना पड़ता था। लेकिन ये ग्रुप्स ना कभी भी सीज नहीं कर पाए इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, जो कि अपने पर्टिकुलर रीजन की थी ना, जिनको जिन्हें वो मजबूत करना था। तो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज नहीं कर पाए, तो मुगल्स के पास वो तो थी। तो मुगल एम्पायर जैसे औरंगजेब जो थे, वो इन सभी गवर्नर्स को ना अरेस्ट करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी ज्यादातर इन प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथ में होती थी, लोकल चिeftains से दूसरे ग्रुप्स के हाथ में होती थी। तो इनको ना अरेस्ट करना एक काफी मुश्किल काम हो जाता था। रिच हार्वेस्ट एंड द एम्प्टी कॉफर्स। तो देखो ये एक कंटेम्प्रेरी राइटर्स का अकाउंट है, मतलब कि उसी समय के किसी राइटर का अकाउंट देखने को मिलता है जो कि फाइनेंशियल बैंकरप्सी दिखाता है मुगल एम्पायर की। देखो द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पोवरिश्ड। जो ग्रेट लॉर्ड्स थे, मतलब ऊपर के लोग थे, वो भी अब गरीब से हो चुके हैं बिल्कुल ही, और हेल्पलेस से है। और उनके पीजेंट्स जो है साल में दो क्रॉप्स उगाते हैं, लेकिन उनके जो लॉर्ड्स है ना, उनको दोनों में से एक क्रॉप भी नहीं दिखती। और उनके जो एजेंट्स है वो बल्कि वर्चुअल प्रिजनर्स है पीजेंट्स के ही हाथ में। जैसे सपोज कोई क्रेडिटर है, तो वो क्रेडिटर ने पीजेंट को पैसा दिया है, तो जब तक वो पीजेंट पैसा नहीं चुका देता, तो पीजेंट को वो अपने घर में बंद रख देगा। तो ऐसे ही इस केस में हो रखा है कि जो एजेंट्स है ना, वो वास्तव में पीजेंट्स के वर्चुअल प्रिजनर्स बने हुए हैं। तो इस तरह से पूरा ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये तबासा हो चुका है मुगल एम्पायर में। बेशक पीजेंट्स जो है वो अपना सोना उपजते हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड्स को भूसा ही दिखता है, वो स्ट्रॉ ही दिखती है एकदम से। तो देखो क्योंकि ये लॉर्ड्स इतने गरीब है, अब ये क्या ही सेना रखेंगे, आर्म फोर्स रखेंगे, क्योंकि वो सोल्जर्स को पे ही नहीं कर सकते, हॉर्समैन को पे ही नहीं कर सकते। तो फिर उनके साथ भला चलेगा कौन, सेना कैसे चलेगी उनके साथ। देखो तो फिर जब ये इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था ना मुगल एम्पायर में, तो फिर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में तो जो ईरान का रूलर था ना, नादिर शाह, उसने दिल्ली पर अटैक करके काफी लूटपाट भी कर दी 1739 में। और काफी बहुत ज्यादा वेल्थ ले गया था नादिर शाह।
और फिर नादिर शाह के इन्वेजन्स के बाद ही दूसरा अफगान रूलर था कोई अहमद शाह अब्दाली, उसने भी नॉर्थ इंडिया में 1748 से 1761 में 5 बार रेड की, मतलब खूब इन्वेड किया उसने नॉर्थ इंडिया को और काफी सामान ले गया। देखो नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, ये इसमें ना आर्टिकल में आपको बताया हुआ है कि नादिर शाह ने कितनी ज्यादा लूट की थी दिल्ली से। तो देखो जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था तो उस तरह से उस टाइम के ऑब्जर्वर्स इस तरह से बताते हैं कि भाई क्या क्या ले गया था वो। तो एक इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि उसने मुगल ट्रेजरी में से क्या क्या लिया था। तो 60 लाख तो उसने रुपीज ले लिए थे और कई हजार सोने के सिक्के ले लिए थे और लगभग 1 करोड़ की कीमत के गोल्ड वेयर मतलब सोने का सामान ले लिया था और 50 करोड़ के 50 करोड़ के वो ज्यूल्स ले गया था। और वो ज्यूल्स तो बल्कि ऐसे थे जो अभी दुनिया में दूसरे पाए ही ना, इतने बढ़िया थे। और इन सब के साथ ही ये तो ले ही गया था और पीकॉक थ्रोन भी ले गया। और देखो दूसरा लिखता है कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या रहा दिल्ली में। तो देखो जो मास्टर्स थे ना, मतलब मास्टर लोग जो थे वो अब बिल्कुल ही भयानक स्थिति में आ गए हैं। पहले जिनको इज्जत मिलती थी अब उनको पीने के लिए पानी भी नहीं है अपनी प्यास मिटाने के लिए। और जो पहले एकांतवासी थे मतलब जो एकांत में रहते थे ना, अब उनको भी उनके कॉर्नर से फेंक निकाल लिया गया है। और जो अमीर थे अब वो बैगर्स बन गए। ये सब इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट आया नादिर शाह के इन्वेजन का। और जो पहले कपड़े का स्टाइल निर्धारित करते थे मतलब स्टाइल करते थे क्लोथ्स को, अब वो नेक्ड घूम रहे हैं। और जो पहले प्रॉपर्टी ओन करते थे अब वो होमलेस है। जो नया शहर बसा है ना अब शाहजहाबाद का, वो अब बिल्कुल मिट्टी हो गया है, तहस नहस हो गया है। फिर नादिर शाह ने जो सिटी के ओल्ड क्वार्टर्स है ना उनको भी अटैक करके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, उधर जो भी दुनिया बसती थी। नादिर शाह का इन्वेजन काफी पावरफुल था और खतरनाक भी था। तो देखो ये सब जो था ना, ये सब सीरियस प्रेशर जो आ रहा था और साइड से भी, इनके कारण और भी ज्यादा वीक होता गया एम्पायर। तो देखो जो ये नोबल्स होते थे ना, नोबल मुगल्स के भी मनसबदार सूबेदार वगैरह, इनके बीच में भी कंपटीशन लगा रहता था, तो इसके कारण भी एम्पायर वीक होता रहा। तो देखो ये जो नोबल्स थे ना यूजुअली उस टाइम पर जैसे आज भी सुपर पावर्स है वैसे उस टाइम पर ना काफी दो मेजर ग्रुप्स थे, ईरानीज और तुरानीज। ईरानीज तो समझते हो आप, तुरानीज मतलब जो कि तुर्किश लोग थे ना, उनके डिसेंट नोबल्स जो है उनके वंशावली। तो देखो काफी समय तक मुगल एम्प्रेस ना ईरानीज और तुर्नीस के ही पपेट्स बन के जिए हैं। कभी वो किसी एक ग्रुप का पपेट बन जाते कभी किसी एक ग्रुप का। और सबसे ज्यादा बेइज्जती तो मुगल एम्प्रेस की तब हुई जब फरूख सियार और आलमगीर टू को असैसिनेट कर दिया गया। और दो और थे अहमद शाह और शाह आलम टू, इनको इनके नॉबल्स ने ब्लाइंड कर दिया मतलब अंधा ही कर दिया। तो ये कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई थी मुगल्स की। तो देखो जैसे जैसे मुगल एम्परर्स की अथॉरिटी घट रही थी ना, तो उनके जो गवर्नर्स थे ना बड़े बड़े प्रोविंसेस के सूबेदार और जो जमींदार थे वो मजबूत होते जा रहे थे अपने अपने पर्टिकुलर पार्ट में, जो भी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट उन्हें मिला हुआ है, जैसे कि अवध बंगाल या हैदराबाद। अब देखो ये आपको राजपूत की कहानी पर दी हुई है इधर। काफी राजपूत रूलर्स तो थे ना, पर्टिकुलरली जो अम्बेर या जोधपुर एरिया के रूलर्स थे ना, वो मुगल्स को सर्व करते थे। और बदले में उनको ना उनका जो एरिया था मतलब किंगडम थी, वो ना उनको अपनी अपनी पर्टिकुलर वतन जागीर जो उनकी होती थी ना उसमें उनको काफी अधिकार मिल जाते थे। तो 18th सेंचुरी में ये जो रूलर्स थे ना इन्होंने अपना कंट्रोल एडजेसेंट रीजन्स पर भी जमाने की कोशिश की। जैसे अजीत सिंह है जो कि जोधपुर के रूलर थे, वो मुगल कोर्ट में कुछ पॉलिटिक्स करते रहते थे। तो जैसे ये इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज थी ना जिनको सूबेदारी मिल गई थी रिच प्रोविंसेस की जैसे गुजरात या मालवा। तो अब इनकी बात देखो आप, जैसे राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, इन्हें गवर्नरशिप मिली हुई थी गुजरात की। और सवाई राजा जय सिंह आम्बेर के, इन्हें मालवा की गवर्नरशिप मिली हुई थी। तो ये जो ऑफिसेस थे ये बाद में एम्परर जहांदार शाह ने 1713 में रिन्यू कर दिए। तो इन्होंने ना कोशिश की कि ये अपने टेरिटरीज को और बढ़ाए। कैसे कि वो जो इंपीरियल टेरिटरीज है ना इनके नेबरिंग में जो भी वतन है उनको सीज कर ले, मतलब उनको हथिया ले। तो नागौर को ना जैसे हाउस ऑफ जोधपुर ने नागौर को अपने में मिला लिया था जीतकर। और आमेर ने काफी हिस्सा बूंदी का कब्जा लिया था। और सवाई राजा जय सिंह ने फिर इन सब के बाद अपनी कैपिटल जयपुर को अपनी नई कैपिटल बनाई जयपुर। और फिर उनको आगरा का सूबा दे दिया गया 1722 में। मराठा कैंपेन्स जो थे ना राजस्थान में जो कि लगभग 1740 में हुए थे, उसके कारण ना काफी ज्यादा प्रेशर बना इन सभी लोगों के ऊपर, तो इनकी थोड़ी एक्सपेंशन कम भी हुई इसके कारण से।
अब देखो ये काफी राजपूत रूलर्स जो थे ना, उन्होंने तो मुगल्स को स्वीकार लिया था, मुगल्स की सुजर्निटी को स्वीकार लिया था। मतलब कि सुजर्निटी क्या होता है? सुजर्निटी कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है, अब उस कंट्री के ऊपर दूसरे कंट्री की जो गवर्नेंस चल रही है ना कुछ पार्ट तक, उसे कहते हैं सुजर्निटी। तो मुगल्स की सुजर्निटी को काफी राजपूत रूलर ने स्वीकार लिया था। लेकिन देखो मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत स्टेट था जिसने मुगल अथॉरिटी को बिल्कुल नहीं स्वीकारा। राणा प्रताप जो थे, उन्होंने मेवाड़ का थ्रोन 1572 में असेंड किया था, मतलब मेवाड़ के थ्रोन पर विराजे थे। और फिर उदयपुर और काफी बड़ा पोर्शन जो था ना मेवाड़ का, वो उनके कंट्रोल में था। तो काफी एनवॉयज उन्होंने भेजे, मतलब लोग भेजे राणा के पास ताकि वो स्वीकार कर ले मुगल सुवरेनिटी। लेकिन फिर भी राणा प्रताप अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप की ग्रेट स्टोरी पढ़ने को अपने को मिल गई। और देखो काफी राजपूत चीफ्टेंस जो थे ना, उन्होंने हिल टॉप्स पर काफी फोर्ट्स बना लिए थे जो कि पावर का सेंटर्स बन गए थे। तो इन एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशंस के कारण जो इनका बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता था ना, तो इनमें काफी अर्बन सेंटर्स भी थे, पैलेसेस भी थे, टेम्पल्स भी थे, ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी थे और काफी दूसरी बिल्डिंग्स भी थी। तो जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसके अंदर काफी वाटर बॉडीज है, जिसमें कई तरह के तालाब, कुंडीज, बाउलीज वगैरह है। देखो राजा जयसिंह ऑफ जयपुर। देखो एक डिस्क्रिप्शन है पर्शियन अकाउंट में, मतलब पर्शियन भाषा में राजा जयसिंह का 1732 का। तो देखो राजा जयसिंह जो थे वो अपनी पावर की एकदम हाइट पे थे, मतलब जो भी उनका मैक्स था ना, पावर उनके पास बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर। तो वो 12 साल तक तो आगरा के गवर्नर रहे और 5 या 6 साल तक मालवा के। उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, आर्टिलरीज थी और काफी संपत्ति थी, ग्रेट वेल्थ थी। उनकी कीर्ति दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक थी। सवाई जयसिंह जो कि आम्बेर के रूलर थे, उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। और इनको कॉमनली जंतर मंतर कहा जाता है। और इन ऑब्जर्वेटरीज में ना काफी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं ताकि हेवनली बॉडीज को स्टडी किया जा सके। देखो साइजिंग इंडिपेंडेंस द सिक्स, अब सिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना सिक्स की, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन के आई थी 17th सेंचुरी में, जो हमने पिछले चैप्टर सिक्स में पढ़ा भी है। और इसी के कारण उन्होंने रीजनल स्टेट बिल्डिंग भी की थी पंजाब में। काफी बैटल्स जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ी थी राजपूत और मुगल रूलर्स के अगेंस्ट, ये सब उन्होंने खालसा की स्थापना के पहले भी करी और बाद में भी करी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। और देखो गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद 1708 में खालसा विद्रोह में उतर आया था मुगल अथॉरिटीज के अगेंस्ट बंदा बहादुर की लीडरशिप में। बंदा बहादुर की लीडरशिप में खालसा मुगल अथॉरिटी का विद्रोह कर रहा था। तो उन्होंने अपना सोवरन रूल डिक्लेयर कर दिया था। किस तरह से? उन्होंने गुरु नानक जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर कॉइन्स बनाए थे, कॉइन्स स्ट्राइक किए थे, और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सतलुज और जमुना के बीच के एरिया में पूरा इस्टेब्लिश कर दिया था। बंदा बंदा बहादुर को ना 1715 में कैप्चर कर लिया गया और 1716 में एग्जीक्यूट, मतलब उनकी डेथ कर, मतलब मार दिया गया। देखो सिक्स ने अपने आप को फिर काफी बैंड्स में ऑर्गेनाइज किया जिन्हें कहा जाता था जठास, और बाद में इन्हें कहा गया मिजल्स। तो ये जो कंबाइंड फोर्सेस थी ना, जठास या फिर मिजल्स इस तरह की, तो फिर इनसे जो कंबाइंड फोर्स बनती थी ना ग्रैंड आर्मी, उसे कहते थे दल खालसा। और ये फिर देखो एंटायर बॉडी यूजुअली अमृतसर पे मिलती थी बैसाखी और दिवाली के टाइम पर, और कलेक्टिव डिसीजंस लेती थी जिनको कहते थे रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरमताज। और एक सिस्टम बनाया गया राखी का, जिसमें कल्टीवेटर्स को ना प्रोटेक्शन दी जाती थी अगर वो 20% टैक्स अपने पूरे प्रोड्यूस पर 20% टैक्स पे कर दें। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा को ना इंस्पायर किया था इस बिलीफ से कि उनकी डेस्टिनी है रूल करना, राज करेगा खालसा। तो ये जो इतनी सुंदर इनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, इनके कारण इन्होंने मुगल गवर्नर्स को काफी रेजिस्टेंस दिया। पहले इन्होंने देखो फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज्ड, पहले इन्होंने रेजिस्टेंस दिया मुगल गवर्नर्स को, और फिर इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट भी काम किया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब का काफी रिच प्रोविंस कब्जा रखा था, और सरकार ऑफ सिरिंध फ्रॉम द मुगल्स। और ये सरकार ऑफ सिरिंध जो है ना, ये भी मुगल से लिया इन्होंने। खालसा ने अपना सोवरन रूल
डिक्लेयर कर दिया था 1765 में फिर से बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स। सिग्निफिकेंटली देखो समय के साथ ये जो कॉइन्स थे ना, सिग्निफिकेंटली मतलब ये बात भी नोट करने की है कि ये जो कॉइन्स है ना, इन पे भी वो इंस्क्रिप्शंस थी जैसा कि ऑर्डर किया हुआ था खालसा में बंदा बहादुर के टाइम पर। जो सिख टेरिटरीज थी ना लेट 18th सेंचुरी में, वो काफी एक्सटेंड हुई फ्रॉम द इंडस, मतलब इंडस से एक्सटेंड जमुना तक गया, लेकिन फिर भी वो दूसरे अलग अलग रूलर्स के बीच में डिवाइडेड रही। और फिर उन्हीं रूलर्स में से एक महाराजा रंजीत सिंह ने इन सभी ग्रुप्स को रीयूनाइट करके अपनी कैपिटल लाहौर में बसाई, 1799 में बनाई द मराठास। अब मराठास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो जो मराठा किंगडम थी, एक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1630 में इस्टेब्लिश की थी। मराठा किंगडम एक काफी पावरफुल रीजनल किंगडम थी जो कि काफी अपोज करती थी मुगल रूल को। शिवाजी जो थे ना, उन्होंने ये इतनी स्टेबल किंगडम कुछ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज जैसे कि देशमुख्स और कुछ पीजेंट पेस्टोरलिस्ट जैसे कुनबीज की हेल्प से बनाई, देशमुख्स की हेल्प से बनाई हुई थी। और जो काफी मोबाइल लोग थे ना, ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल जैसे कि जो घूमते रहते हैं, जैसे पीजेंट पेस्टोरलिस्ट, इनको कुनबी भी कहते हैं, इनके कारण मराठा आर्मी काफी स्ट्रोंग हो गई थी। शिवाजी ने इन्हीं फोर्सेस का यूज करके मुगल्स को इस इंडियन पेनिनसुला में चैलेंज किया था। शिवाजी की डेथ के बाद जो इफेक्टिव पावर थी ना मराठास की, वो चित्तावन ब्राह्मणास के पास चली गई थी, जिन्होंने बाद में ना शिवाजी की सक्सेसर की तरह सेवाएं दी थी पेशवा बनकर। पेशवा मतलब हो जाता है प्रिंसिपल मिनिस्टर। और पूना जो था वो मराठा किंगडम की कैपिटल बना था। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हो। देखो 17th सेंचुरी के एंड के समय में ना एक पावरफुल स्टेट एमर्ज हुआ था दक्कन में, शिवाजी महाराज की लीडरशिप में, जिसके कारण फाइनली एक एस्टेब्लिशमेंट हुई थी मराठा स्टेट की। शिवाजी शाहजी और शिवाजी ना शाहजी और जीजाबाई को के इधर जन्मे थे शिवनेरी में 1630 में। और उनकी गाइडेंस में ही शिवाजी ने अपनी मदर की गाइडेंस में ही और उनके गार्डियन जो थे दादा कौन्नदेव, इन दोनों की गाइडेंस में शिवाजी ने अपना कैरियर बनाया एक छोटी सी एज में ही, काफी कंकेस्ट करके। जो ऑक्यूपेशन था ना उनका जावली का, इसके कारण वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बने मावला हाईलैंड्स में, जिसके कारण और भी ज्यादा उनकी एक्सपेंशन हुई। और उनके जो एक्सप्लॉइट्स थे ना बीजापुर की फोर्सेस के अगेंस्ट और मुगल्स के अगेंस्ट, इसके कारण वो एक काफी लेजेंडरी फिगर बन गए। ही ऑफन उन्होंने ना गोरिल्ला वारफेयर जो है ना वो यूज की थी अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट काफी समय। और एक एफिशिएंट सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके कारण जो बढ़िया रिवेन्यू कलेक्शन मेथड हो जाता था चौथ और सरमुखी पे बेस्ड, तो एक काफी अच्छी फाउंडेशन इनके कारण रखी गई थी एक स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट की। चौथ और सरमुखी हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। देखो पेशवास के अंडर मराठाज ना काफी एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप हुए थे। और फिर उनका जो सक्सेशन था वो सक्सेस था ना, वो इस बात से साफ झलकता है कि उन्होंने मुगल्स के जो फोर्टिफाइड एरियाज थे ना उनको भी बाईपास कर दिया, मतलब पार कर दिया। और जैसे कुछ सिटीज होते थे ना उनको भी काफी इन्होंने सुंदर तरीके से रेड किया। और मुगल आर्मीज को इन्होंने उन एरियाज में काफी बिजी रखा जहां पर सप्लाई लाइंस और रीइंफोर्समेंट काफी इजीली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते थे। 1720 और 1761 में ना मराठा एम्पायर काफी एक्सपेंड हुआ और फिर इट ग्रेजुअली शिफ्ट अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो फिर समय के साथ इन्होंने धीरे धीरे मुगल एम्पायर्स की अथॉरिटी को खराब ही कर दिया पूरा। और मालवा और गुजरात जो कि मुगल्स ने सीज कर लिए थे 1720s में, तो देखो 1730s में मराठा किंग्स ने ना खुद को रिकॉग्नाइज कर लिया था पूरे दक्कन पेनिनसुला का, ओवरलोड ऑफ द एंटायर दक्कन पेनिनसुला, मतलब कि पूरे दक्कन पेनिनसुला पे इनका ही अधिकार हो गया था मराठा किंग्स का। और फिर इन्होंने उस एरिया में चौथ और सरदेशमुखी का भी अधिकार पा लिया था एंटायर रीजन में। देखो दिल्ली की जब रेड हुई ना 1737 में, तो जो फ्रंटियर्स थे ना मराठास के, वो काफी उसके बाद काफी रैपिडली एक्सपेंड हुए। राजस्थान से नॉर्थ में राजस्थान और पंजाब में भी, और ईस्ट में बंगाल ओडिशा में, और साउथ में कर्नाटका तमिलनाडु और तेलुगु कंट्रीज में इनकी काफी एक्सपेंशन हुई। तो देखो ये सब ना पहले से मराठा एम्पायर में नहीं थे, बल्कि में क्योंकि इंक्लूडेड नहीं थे तो इनको ट्रिब्यूट देना पड़ता था, ट्रिब्यूट पे करना था एक तरह से मराठा सोवरेनिटी, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए। तो ये देखो एक्सपेंशन जो थी इनके कारण इनको
काफी रिसोर्सेस तो मिली, लेकिन इसका भी इनको मूल्य चुकाना पड़ा था। कैसे? क्योंकि देखो ये जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे तो इसके कारण जो दूसरे रूलर्स थे ना वो मराठास के बारे में हॉस्टाइल हो जाते थे, मतलब कि चिढ़ने लग जाते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने ना अपना सपोर्ट नहीं दिया मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। तो देखो काफी जो एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स हुए तो मराठास इनके कारण काफी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बना के रखते थे। एक बार जब कंकेस्ट हो जाती थी ना, मतलब युद्ध वगैरह हो जाता था, तो मराठा रूल उधर जब स्थापित हो जाता था तो रिवेन्यू वो डिमांड करते थे लोकल कंडीशंस के हिसाब से, लोकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रिवेन्यू डिमांड करते थे। एग्रीकल्चर जो थी उसको काफी एनकरेज भी किया जाता था और ट्रेड रिवाइव भी कर दी थी इन्होंने। तो इसके कारण देखो मराठास जो थे ना दिस अलाउड, तो इसके कारण जो मराठा चीफ्स थे जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया हो गए, या फिर बड़ौदा के गायकवाड़ हो गए, या फिर नागपुर के भोंसले हो गए, तो इन सभी चीफ्स को ना काफी रिसोर्सेस मिली जिसके कारण इन्होंने काफी पावरफुल आर्मीज भी बनाई। तो ये जो मराठा कैंपेन्स थे ना मालवा में 1720s के, तो इन्होंने एक तरह से ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को चैलेंज नहीं किया था उस सिटी की। तो उज्जैन भी देखो काफी एक्सपेंड हुआ सिंधिया पैट्रोनेज, अंडर सिंधियास पैट्रोनेज। पैट्रोनेज आप समझते हो ना, मतलब खर्चा देना या फिर पैसा देना। तो उज्जैन काफी एक्सपेंड हुआ था सिंधियास की पैट्रोनेज में और इंदौर होलकर्स की में। तो देखो इन सभी अकाउंट से बाय ऑल अकाउंट्स तो ये जो सिटीज थी ना ये लार्ज और प्रॉस्परस सिटीज थी और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स की तरह काम किया है। काफी नए ट्रेड रूट्स इन एरियाज में बने थे जब मराठास के कंट्रोल में थे ये। और जो सिल्क प्रोड्यूस होता था ना चंदेरी रीजन में, वो अब नाउ फाउंड न्यू आउटलेट इन पूना। अब वो उसको एक नया आउटलेट पूना में मिल गया था जो कि था मराठा का कैपिटल। मराठा का कैपिटल था पूना, और जो इधर अब वो नया आउटलेट मिल गया था चंदेरी में प्रोड्यूस होने वाले सिल्क को, मतलब यहाँ पर भी बन जाता था। तो जो बुरहानपुर था, बुरहानपुर जिसको पहले जो पहले ना आगरा और सूरत के बीच में ट्रेड होता था उसमें पार्टिसिपेट करता था, अब उसने भी अपने हिंटरलैंड्स को, मतलब कि हिंटरलैंड भी आपको एक चैप्टर में बताया था कि एक किंगडम है उसके एडजेसेंट जो छोटा मोटा सिटी विलेज टाइप का एरिया है जहाँ पे जो रिसोर्सेस या ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हिंटरलैंड। तो इस बुरहानपुर के एरिया ने भी ना अपने हिंटरलैंड्स को एक्सपेंड किया और पूना और नागपुर, साउथ से पूना और नागपुर और ईस्ट से लखनऊ और इलाहाबाद अपने अंदर ही मिला लिया था। देखो बाजीराव के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो बाजीराव वन थे ना, जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता था, ये एक पेशवा के बेटे थे। पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ये एक ग्रेट मराठा जनरल थे जिनको हमेशा क्रेडिट किया जाता है मराठा किंगडम की एक्सपेंशन के लिए। और एक्सपेंशन कहाँ से हुई थी? विंध्यास के परे तक एक्सपेंशन हुई थी, और ये सब मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने किए थे। और इन्होंने काफी मिलिट्री कैंपेन्स मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पोर्चुगीज के अगेंस्ट भी किए थे। अब देखो मैंने आपको कहा था ना चौथ और सरदेशमुखी के बारे में पढ़ेंगे, तो देखो चौथ क्या होता है, जो लैंड रेवेन्यू बनता है ना जो भी जमींदार लेते हैं उसका 25%, मतलब कि 25% लैंड रेवेन्यू जो कि जमींदार लोग लेते हैं उसको कहते हैं चौथ। दक्कन में इसको यूजुअली मराठास कलेक्ट करते थे। अब देखो ये रहा सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या होता है, जो भी लैंड रेवेन्यू होता है उसका 9 to 10% जो पे किया जाता है ना हेड रेवेन्यू कलेक्टर को, दक्कन के हेड रेवेन्यू कलेक्टर को, वो होता है सरदेशमुखी। मतलब दोनों एक तरह के टैक्सेस ही है। अब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं जाट्स की, द जाट्स। तो देखो पहले यही पढ़ लेते चलो। जैसे दूसरे स्टेट्स थे पावरफुल होते जा रहे थे समय के साथ, वैसे ही जाट्स भी अपने 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 रीजन में ना 17th और 18th सेंचुरीज में पावरफुल होते जा रहे थे, मजबूती पकड़ते जा रहे थे। तो जो उनके लीडर थे चूड़ामन, इन्होंने कंट्रोल जमा लिया था कुछ अ, ऐसी टेरिटरीज पर जो कि दिल्ली शहर के वेस्ट की तरफ थी। और ये सब हुआ था एंड बाय द 1680s उन्होंने इस रीजन को डोमिनेट करना भी शुरू कर दिया था। और कौन सा रीजन, जो कि दिल्ली और आगरा के बीच का रीजन था ना, इन रीजन को डोमिनेट करना भी शुरू कर दिया था। तो फॉर अ वाइल दे बिकम द वर्चुअल कस्टोडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। तो कुछ समय के लिए तो वास्तव में उनको आगरा जो शहर था पूरा का पूरा उनके कब्जे में ही आ गया था एक तरह से। तो जो जाट्स थे ना ये काफी प्रोस्पेरस, मतलब पैसे वाले एग्रीकल्चरलिस्ट थे, और जो टाउन्स थे जैसे पानीपत और बल्लभगढ़ ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बने थे उन एरियाज के जिधर जाट्स डोमिनेट करते थे। अंडर सूरजमल जो
किंगडम थी ना भरतपुर की, ये एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरह से उभर कर आई थी। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था 1739 में, तो दिल्ली के काफी नोटेबल्स ने इधर रेफ्यूजी ली थी, मतलब किंगडम ऑफ भरतपुर में रेफ्यूजी ली थी। और देखो नादिर शाह के बेटे जवाहिर शाह के पास 30,000 के ट्रूप्स तो खुद के थे, और 20,000 मराठा ट्रूप्स और 15,000 सिख ट्रूप्स उसने हायर कर लिए थे मुगल से लड़ने के लिए। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो देखो जब ऐसे तो देखो भरतपुर फोर्ट जो है ना वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी दिग जो एरिया है ना, इधर जाट्स ने काफी इलेबोरेट गार्डन पैलेस बनाया हुआ है, मतलब काफी बड़ा गार्डन पैलेस बनाया हुआ है, जिसमें स्टाइल्स वो देखने को मिलते हैं जो कि अम्बेर या फिर आगरा में देखने को मिलते हैं। इसकी बिल्डिंग्स जो है वो उन आर्किटेक्चरल फॉर्म से ज्यादा एसोसिएटेड है जो कि शाहजहाँ के अंडर बनाए जाते थे, विद द रॉयल्टी अंडर शाहजहाँ। देखो जैसे ये देख सकते हो आप। अब ये एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। देखो जो जाट्स की पावर थी ना वो सबसे ज्यादा तब थी जब सूरजमल मजबूत होते जा रहे थे भरतपुर के स्टेट में। भरतपुर आज के डेट में राजस्थान में है, और ये टाइम पीरियड था 1756 से 1763 का। तो ये जो एरियाज थे ना जिधर पॉलिटिकल कंट्रोल काफी था सूरजमल का, ये ज्यादातर मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, साउदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एरियाज थे। सूरजमल ने काफी फोर्ट्स और पैलेसेस बनाए थे, और जो फेमस लोहागढ़ फोर्ट है ना भरतपुर का, इसको एक काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता है इस रीजन में बनाया हुआ। तो ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक बार आप भी रीडिंग कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। थैंक यू।